सर, मनीषा को लेके पूरा देश सदमे में है। पूरा देश ही नहीं, विदेश, आज घर घर के अंदर मनीषा की बात चल रही है। लेकिन उसी परिवार की बेटी जाती है और उसी परिवार को कहीं ना कहीं बंकर बंद कर दिया जाता है, घर के अंदर बंद कर दिया जाता है, जिससे बाहर किसी से मिलने की भी इजाज़त नहीं होती है। क्या कारण? देखिए, ये जो आपने कहा कारण, पहले तो ये देखिए, आपने डीएम जो वहां पर परवीन कुमार है, परवीन कुमार ने किस हैसियत से ये कहा कि अब यहाँ मीडिया कर्मी 2-4 दिन में चले जाएंगे। तो इसका मतलब क्या परवीन कुमार ये चुनौती दे रहा था? सुरेंद्र जी, मैं आपको बताऊं तो आपके माध्यम से, परवीन कुमार ने साफ साफ ये चुनौती दी कि जब ये परिवार चला जाएगा, पत्रकारों का समूह वहां से चला जाएगा, तब मनीषा वाल्मीकि के परिवार को खतरा उत्पन्न होने वाला, ये चुनौती परवीन कुमार दे चुका है। और वही परवीन कुमार डीएम ये दावा करता है कि मनीषा का शव उसके परिजनों के सामने उनकी सहमति से दाह संस्कार किया गया है। तो मैं एक बात कहना चाहता हूं, परवीन कुमार का एक परिवार का न पिता शामिल थे, न उनके भाई शामिल था, न उनकी मां और भाभी शामिल थी। और परवीन कुमार डीएम का यह दावा करना कि उनके परिवार की सहमति थी, सुरेंद्र जी, मैं बिल्कुल साफ शब्दों में कहना चाहता हूं कि मनीषा के शव को ठिकाने लगा करके सारे सबूतों को मिटाया गया है। और इनको मिटाने का बड़ा कारण है, मैं दावे के साथ मैं कह सकता हूं कि योगी आदित्यनाथ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इजाजत के बगैर डीएम की और शासन प्रशासन के बाप की ताकत नहीं थी कि दिल्ली से सफदरजंग हॉस्पिटल से मनीषा का शव ले जा करके और मनीषा के घर से 100 मीटर की दूरी पर ठिकाने लगा देते। इनकी हिम्मत नहीं थी। साफ साफ मैं कहना चाहता हूं, उसको शव को ठिकाने लगवाने का काम किया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने और योगी आदित्यनाथ ने। जी। और वो कारण है सबूतों को नष्ट करने का, सबूतों को नष्ट करने का। वहाँ के जो सांसद हैं वह भी वाल्मीकि समाज के हैं, लेकिन वाल्मीकि समाज का कोई स्टेटमेंट नहीं आता है, उनके सांसद का कोई स्टेटमेंट नहीं आता है। और एक ऑडियो वायरल होता है, उस ऑडियो के अंदर वो बोलते हैं कि हमने परिवार को 25 लाख रुपए दे दिए, हमारा सेटलमेंट हो गया है। तो किस तरीके के सेटलमेंट की बात करते हैं? न्याय की बात कहीं नहीं करते हैं, सेटलमेंट की बात करते हैं। तो क्या कहना चाहते थे वो? नहीं, वो देखिए, वो इतना हयात बात है जो आप कह रहे हैं। मतलब सीधे शब्दों में सांसद का जो वो बात थी, उससे ये संदेश जाता है कि ये महर्षि वाल्मीकि के अनुयायी की बेटी मनीषा वाल्मीकि की कीमत हमने 25 लाख रुपए दे दी। वो तो छोड़िए, डीएम वगैरह कहते हैं, एसआईटी के लोग कहते हैं, वो कहते हैं अगर कोरोना से मर गए तो तुम्हारी बेटी तो फिर कुछ नहीं मिलता। मतलब वो ये कह रहे हैं कि यदि तुम्हारी बेटी मनीषा का कमर तोड़ दी, जीभ काट दी, गला घोट दिया, उसका बलात्कार कर दिया, उसके शव को ठिकाने लगा दिया, वो बच सकती थी एम्स में, उसका इलाज सफदरजंग में करवा कर उसे मरवा दिया, तो आपको 25 लाख दे दिया। मतलब कहने का यह है कि गरीबों चुप हो जाओ, तुमको 25 लाख रुपए दे दिया। और मामला यही नहीं है सुरेंद्र जी, एक बड़ा पेच फंसने वाला है। ज्यादातर मैं आपको बताता हूं, मनीषा के परिवार के सामने एक बड़ा संकट आने वाला देश के मित्रों, वो पशुपालक हैं और चारा घर में नहीं उगता है और वो भूमिहीन हैं। तो चारा, पशु का चारा वो जिन खेतों से लाएंगे, वो आज जो पंचायत हुई है वहां पर, उस पंचायत के बाद जो संदेश जा रहा है, उससे मुझे लगता है सुरेंद्र जी, ये एक बहुत बड़ी दिक्कत और आफत आने वाली है। मैं देश के लोगों से ये अपील करता हूं कि जरूरत पड़ने पर हम सब लोगों को एकजुट होना चाहिए और मनीषा के परिवार को जरूरत पड़े तो वहां से दिल्ली शिफ्ट करना चाहिए, ताकि दिल्ली में आकर के वो निश्चितता के साथ में मनीषा को इंसाफ दिलाने की लड़ाई लड़ सके और पशुओं के चारे के लिए वो फिर दोबारा से बंधुआ मजदूर न बने और मनीषा के न्याय में अड़चन न बन पाए। ये रास्ता भी हमको निकालना पड़ेगा, क्योंकि योगी आदित्यनाथ के राज में और मोदी के राज में ये मुझे दूर तक भी संभव नहीं दिखता है। जी, जैसा आपने बताया कि मनीषा के बारे में आपने ढेर सारी बातें बताई, तो किस तरीके से मिल पाएगा मनीषा को न्याय? देखिए, मनीषा को न्याय के लिए सबसे पहला जो तौर तक जो आपने कहा, एक जिस तरीके की स्थिति होती है जी, आप समझ लीजिएगा न्याय कैसे मिलेगा। जी। मैं खुद ही सुरेंद्र जी हैरान हूं। 14 सितंबर को हॉस्पिटलाइज होती है और पीयूष जो मोडीए जो आईजी है अलीगढ़ रेंज के, वो दावा करते हैं कि 26 तारीख को लैब में जांच के लिए अवशेषों को भेजा गया। आप समझ रहे हैं ना?
तो अब आप समझ लीजिएगा कि ये स्थिति क्यों आई। दूसरा महत्वपूर्ण सवाल, न्याय अगर मिलने की बात होती, वो लड़की बच सकती थी। और मैं जेएन मेडिकल, फिर दोबारा कर, जेएन मेडिकल कॉलेज जो वहां से रेफर करता है मामलों को, वो दिल्ली में ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट मेडिकल में करता है। तो एम्स में अगर भर्ती होती तो बच सकती थी। तो ये तय जांच का विषय है। आप एम्स में भर्ती की बात करते हैं, उसको एम्स में बेड भी नहीं मिला है, उस पर क्या कहना चाहेंगे? नहीं, मैं कह रहा हूं नियम वो है। हम ये कह रहे हैं कि उसको ये कौन सा षड्यंत्र है कि जानबूझ के सफदरजंग हॉस्पिटल भेजा गया। जब तक मनीषा बच सकती थी तब तक उसको अलीगढ़ में रखा गया। जब वो क्रिटिकल पोजीशन में हो गई, फिर भी एम्स में बच सकती थी तो उसे सफदरजंग भेजा गया। जब सफदरजंग में उसकी डेथ हो गई तो उसके बाद उसका शव उसके परिवार के हवाले नहीं किया गया, गांव के पास ले जाकर ठिकाने लगाया गया। जब तक ठिकाने नहीं लगा था तब तक नरेंद्र मोदी, योगी आदित्यनाथ ने एक शब्द नहीं बोला। और जब सब ठिकाने लग गया उसके बाद में इनके मुंह से बोल निकलने लग गए। मैं दावे के साथ में कह सकता हूं कि पूरा योगी से लेकर मोदी तक भी मनीषा वाल्मीकि के शव को ठिकाने लगाने और सबूत मिटाने के षड्यंत्र में शामिल थे। जो एसआईटी का गठन हो रखा है वो औपचारिकता भर है। वो जाकर डांट रहे, उस परिवार से कह रहे तुमको 25 लाख रुपए मिल गया, अपने बैंक खाते में देखो कितना पैसा आ गया, तुम बाकी चुप हो जाओ, कोई सवाल मत करो। मैं आपको कहना चाहता हूं सुरेंद्र जी, आपके माध्यम से देशवासियों को, ये नालायक, इन्होंने पहले बेटी मरवाई और अब मरवाने के बाद फिर शव को ठिकाने लगाया और सबूत मिटाने के बाद आप कह रहे हैं 25 लाख रुपए लेके चुप हो जाओ। मैं फिर आपके माध्यम से कहना चाहता हूं, मैं उस परिवार के साथ में, हम सब लोगों की संवेदनाएं और हम खड़े हैं, मैं इस उम्मीद के साथ में कि पशुओं के चारे के लिए आपको बंधुआ नहीं बनना है और न्याय के लिए आपको लड़ना है। और न्याय में इलाहाबाद में लखनऊ हाई कोर्ट ने, आपको मालूम है, स्वतः संज्ञान लिया है। मैं लखनऊ हाई कोर्ट के जजों से भी कहना चाहता हूं कि स्वतः संज्ञान आपने लिया है। इस पूरे सिस्टम में नार्को टेस्ट की बात आ रही है कि पीड़िता के पक्ष का भी और आरोपियों का भी नार्को टेस्ट होना चाहिए। मेरा आग्रह है कि मनीषा के मसले पर योगी आदित्यनाथ का भी नार्को टेस्ट क्यों नहीं होना चाहिए, ये मैं आग्रह करता हूं। देश के अंदर जिस तरीके से आप बता रहे हैं लगातार बलात्कारों की घटनाएं बढ़ रही हैं, खासतौर से उत्तर प्रदेश के अंदर, लेकिन अलग अलग जातियों पे अत्याचार होते रहते हैं लगातार। अलग अलग धर्म जातियों के उस पर बेटियों के बलात्कार होते हैं, लेकिन कभी उसकी बेटी हो जाती है, कभी वो वाल्मीकि की बेटी हो जाती है, कभी ठाकुर समाज की हो गई, कभी दलित समाज की हो गई, लेकिन सर्व समाज एक साथ नहीं आता। क्या कारण? देखिए, जो आपने कहा सर्व समाज का कारण मैं बताता हूँ। हमारे देश के प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठे नरेंद्र मोदी जी, उनका एक वीडियो देश और दुनिया के लोग सुनते होंगे। उसमें एक वीडियो में नरेंद्र मोदी कहते फिर रहे हैं, यदि बापू नहीं होते तो मैं अज्ञात गुमनाम ही मर जाता। किसके लिए बापू कह रहे? गांधी के लिए जी। आसाराम, बलात्कारी आसाराम के लिए। बलात्कारी आसाराम का अनुयायी हमारे देश में प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठा हुआ है और जिसकी जूठन खाता है चिन्मयानंद, वो बलात्कारी इनका बड़ा नेता है और सेंगर जेल में है। आप समझ लीजिएगा, पहले समझना पड़ेगा। और एक और गुरु है इनका, उसके मोदी पैर छूते हैं। उसमें 18 बच्चियों का बलात्कार का मामला है। 17,000 करोड़ रुपए लेके विदेश भाग गया, उसने कोई एक हिंदू देश बसा दिया है। आप समझ लीजिएगा। और राम रहीम के यहाँ झाड़ू और पोछा करते हुए जनरल बीके सिंह झाड़ू मारते हुए, मैंने कई बार ट्वीट किया उनका वीडियो। किसका? जनरल बीके सिंह। शर्म की बात है, राम रहीम के हाथ झाड़ू मारता है। राम रहीम पर बलात्कार के मुकदमे, हत्या के मुकदमे और अपहरण के मुकदमे, और आसाराम पर भी हत्या के मुकदमे। आप समझ रहे ना? चिन्मयानंद पर उसका देखिए आपने नंगा वीडियो आपने देखा होगा। बेशर्म लोग हैं। और आपने देखा होगा सेंगर का भी, सेंगर ने किस तरीके से बलात्कार पीड़िता के बाप को मरवाया, बलात्कार पीड़िता के पिता की हत्या कराने के बाद उसके ऊपर भी ट्रक चढ़वाया, जिसमें उसकी चाची और मौसी मर गए और बेचारी बच्ची बड़ी मुश्किल से मरते मरते बची है। तो इसलिए मैं ये कह, और यही नहीं, कठुआ में 8 साल की बच्ची के पक्ष में शर्म और अफसोस की बात है जो आप कह रहे हो। 8 साल की बच्ची के पक्ष में भारतीय जनता पार्टी के मंत्री सरकार में थे, तिरंगा लेके सड़क पर उतरे बलात्कारियों के। तो मैं फिर आपके सवाल का जवाब देना चाहता हूं, इन नालायक संगठन आरएसएस में महिलाओं के, लड़कियों के लिए न सम्मान है और न स्थान है। आज तक उसके गठन 100 साल होने वाले हैं,
एक भी बार उसका प्रमुख महिला को नहीं बनाया गया, दलित को नहीं बनाया गया। कारण है कि आरएसएस में महिलाओं का प्रमुख नहीं बनाया गया। मैं कह रहा हूं दलित को भी नहीं बनाया गया, महिला को नहीं बनाया गया, षड्यंत्र है ये। उस मानसिकता के लोग हैं सुरेंद्र जी। ढोल पशु, ढोल बजता ना डंडे से, तो पशु भी चलता है डंडे से। तो ये कहते हैं ढोल को, पशु को और शूद्र को और नारी को, इन चारों को लाठी से हाँकना चाहिए। ये इस प्रकार की मानसिकता के लोग हैं, आप समझ रहे हैं ना। इनकी मानसिकता में आप समझ लीजिएगा कि एक निर्जीव है ढोल, तो ढोल और पशु को बराबर मानते हैं। ये ढोल, पशु, शूद्र और नारी को बराबर मानते हैं। तो इनकी मानसिकता देखिए कि हमारे देश में दलितों के प्रति और महिलाओं के प्रति, और उसमें नारी में कहीं नहीं है कि ये वाल्मीकि की बेटी है, कि राजपूत की बेटी, की बामन की बेटी है। चिन्मयानंद ने जिसके साथ बलात्कार किया वो ब्राह्मण की बेटी है। कुलदीप इनका विधायक है सेंगर, उसने जिसके साथ बलात्कार किया वो राजपूत की बेटी है। और अभी ये देखिए महर्षि वाल्मीकि रामायण के रचनाकार, राम का दुनिया को परिचय बताने वाले महर्षि वाल्मीकि के अनुयायी, और आज भी जब कोरोना काल था पूरे देश के अंदर सब पिंजरों में बंद थे, तो सफाई करने वाले महर्षि वाल्मीकि के अनुयायी, जिनके कारण हम जिंदा हैं। तो उस परिवार की बेटी मनीषा के साथ क्या हुआ। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें, ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।